आर्टिकल नंबर 3 है बायोलॉजी का के ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एमआरआई स्कैन ऑफ द ब्रेन of a sleeping human and compare it with that of a fully awake individual. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज का स्कैन बेसिकली क्या उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके क्या चेंजिंग्स हम ऑब्जर्व करते हैं ह्यूमन ब्रेन में अंदर स्लीपिंग and that of the one that is fully awake. तो जब आपके ब्रेन की फंक्शनिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली आपके अंदर सबकॉन्शियस आपका एक्टिव होता है, ब्रेन फ्रीक्वेंसीज लो होती हैं, सर ज़्यादा सोए हुए इंसान का ब्रेन एक्टिव होगा या उठे हुए इंसान? बच्चे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक सबकॉन्शियस और एक होता है जो लॉजिकल पार्ट होता है जो कॉन्शियस माइंड होता है। तो तो सर कॉन्शियस सोते वक्त सब कॉन्शियस ज़्यादा एक्टिव होगा, यस कॉन्शियस कम, इस तरह रेशो में यस चल रहे होता है। जी, अच्छा। क्योंकि सब कॉन्शियस बेसिकली आपका यूनिवर्स से लिंक्ड होता है। सब कॉन्शियस आपको सुकून दे रहा होता है या एट द सेम टाइम जिसको आप कहें कि आप का बैंक ऑफ नॉलेज होता है, लेकिन उसको जो प्रोसेस कर रहा होता है एट द स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम वो आपका होता है कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड की अगर प्रोसेसिंग या उसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको नींद भी नहीं आती है। और फिर जब कॉन्शियस माइंड को जब आप स्लो डाउन करते हैं और अल्फ़ा जो है ना वो फ्रीक्वेंसी अचीव कर लेते हैं थ्रू योर सब कॉन्शियस माइंड, या जब जब भी आपको नींद आती है तो उससे पहले ये होता है कि आप का जो ब्रेन होता है ऑटोमेटिकली उस नींद से पहले जो है वो अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड अचीव करता है, जो कि लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं, 7 to 12 तक एंगलमन हर्ट्ज। तो वो जो लो फ्रिक्वेंसी की वेव्स होती हैं जब वो अचीव होती हैं तो ऑटोमेटिकली ये कंसीडर किया जाता है कि अब ये सब कॉन्शियस है, यहाँ पे एक्टिव मोड में होता है आपका। अगली बात कि हम सब कॉन्शियस के बाद नींद में चले जाते हैं, हम सब कॉन्शियस की उस एक्टिव होने के बाद उसकी फंक्शनिंग को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे होते, या हमारा कॉन्शियस इतना स्लीप में चला जा चुका होता है कि हमें सब कॉन्शियस की एक्टिव या उसकी वर्किंग का पता भी नहीं होता। इसलिए समटाइम्स ये कहा जाता है कि अफर्मेशंस जो हैं वो आप सोते हुए किया करें या उठ के किया करें, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन करना होता है। ओके, हम यहाँ पे कंपैरिजन कुछ इस तरह का कर रहे हैं कि न्यूरल कनेक्शंस जो है वो कुछ वाले ख़त्म हो रहे होंगे, क्योंकि कॉन्शियसली यू आर गोइंग टू कैरी आउट लॉट ऑफ फंक्शंस राइट एट दैट मोमेंट यू आर कॉन्शियस पोर्शन विल क्रिएट अ न्यू न्यूरल नेटवर्क। तो उसकी वजह से जो आपका एमआरआई बनेगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, तो जो कंट्रास्टिंग कलर्स आपको फील होंगे वो उस पर वर्क करना चाह रहे हैं। तो अब हम रीड कर लेते हैं, होपफुली कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। तो आर्टिकल 3 है वो क्या कहती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग is a technique that uses the ratio of the ratio waves and magnetic field that creates detailed image of the tissue। यानी ये दो चीज़ों की रेशो के साथ इमेज, एक तो मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई किया और उसके अंदर बैंड वेव्स जो हैं उसका क्या सीन था, वेव्स वगैरह, तो उनका इमेज दिया है। दैट क्रिएट्स डिटेल्ड इमेजेस ऑफ एंड इमेजेस ऑफ टिश्यूज ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी इंसान या ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर जो है वो डिटेल्ड जो इमेजेस होते हैं वो कैसे जनरेट किया जाता है या कैसे उनका लिंक आउट बन रहा है उनके ऑर्गन्स का, एमआरआई बेसिकली हमें ये बता रहा है। Magnetic resonance imaging of your head is a painless, non-invasive test that produce detailed images of your brain and brainstem। कहते हैं अगर हम कर लेते हैं तो पहली बात है वो कोई आपको पेन नहीं क्रिएट करता, जैसे एक्सरे सिंपली आप क्लिक कर लेते हैं उसी तरह हो जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको कोई चीज़ इंट्रूड करनी पड़े आपकी स्कल के अंदर, बस एक सिंपल फिल्म सा या एक आउटकम सा इमेज ले लेता है। The MRI machine creates image using a magnetic field and radio waves. This is also known as the brain MRI or the cranial MRI। Cranial क्यों कहते हैं? Because you know कि the case of your skull is known as cranium।
नर्व्स कहा जाता है। और जो एमआरआई होगा उसको क्रेनियल एमआरआई भी कह सकते हैं। MRI of a sleeping human is a new methodology to detect the difference between the MRI scan of the brain of sleeping baby and fully awake individual। एक sleeping baby का individual जो है उसका MRI किया जा सकता है और दूसरा fully awake individual का। Snoring at night, night terrors, epilepsy, central sleep apnea, and rapid eye movement sleep are the some brain disorders, यानी कि rapid eye movement sleeps are the rapid are the brain disorders that are detected by this technique। अब सिंपल सी बात है कि देखो भाई, नींद की जो एपिलिप्सी है दैट इज़ एक्चुअली द हैंगिंग अप ऑफ द नर्व इम्पल्सेस। जो नर्व इम्पल्स होती हैं वो एकदम हैंग हो जाती हैं, जैसे कंप्यूटर ये ब्रेन आपका हैंग हो जाता है, उसमें सॉरी सेल या पीसी हैंग हो जाता है, तो उसके बाद वो एकदम जब थोड़ा सा वर्किंग में आता है तो सारे फंक्शंस या कमांड्स जो उसको मिल चुकी होती हैं उसने फ़ौरन तौर पर एग्जीक्यूट करना होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही एपिलिप्सी में केस होता है, ट्रिगरिंग होती है एकदम से बहुत सारे फंक्शंस, और फिर उससे मस्कुलर कंट्रैक्शन जो है वो हो जाती हैं पूरी बॉडी में अगर स्वेयर हो जाए, अदरवाइज आप सेंसलेस में चले जाते हैं। नाइट टेरर्स के रात में बैठे बैठे ऐसे खौफनाक सपने टाइप ऐसे शुरू हो जाते हैं। स्नोरिंग एट नाइट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको कोई स्नोरिंग का सीन बन रहा है, मतलब आपकी आवाज़ें, तो ये जितने भी फंक्शंस हैं इन सारे फंक्शंस के अंदर आपका जो ब्रेन है उसकी ब्रेन वेव्स बेसिकली चेंज होती हैं। और ब्रेन वेव्स जब चेंज होती हैं तो ब्रेन वेव्स इज़ इंडिकेटिंग द न्यूरल कनेक्शन जो कि बन रहे होते हैं। जो न्यूरल कनेक्शन जो हैं उनकी या तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो वो जो एबनॉर्मेलिटी आएगी ना रूटीन से, तो वो डिटेक्ट किया जाएगा थ्रू एमआरआई। बात समझ आई? हम्म। अब हम कहते हैं कि नीड फॉर स्लीप, स्लीप इज नीडेड to regenerate the parts of the brain so that they can continue for the function normally। Lack of sleep and not enough sleep can cause some neurons in the brain to malfunction। बात समझ आई? जी सर। न्यूरॉन्स बेसिकली हम नर्व इम्पल्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि आयनिक इम्बैलेंस है। आयंस का मतलब क्या है कि कोई चार्ज मूव कर रहा है, कोई चार्ज मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, क्योंकि मूवमेंट जिसकी जब हो तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और यही हमें बायोलॉजी कहती है, सॉरी क्या कहते हैं, फिजिक्स कहती है। ठीक है। अब वही काम जब हम बायो पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो जैसे नर्व एक इम्पल्स चलता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स सॉरी group of the ions that are going to invert the ionic configuration about the through the walls of the nerve। तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली अगर ये कॉन्टीन्यूस वेव चलती रहे एक लेवल तक, तो फिर ऑटोमेटिकली हमें ड्राउजीनेस फील होना शुरू हो जाता है कि हम अब उस वॉल को या उस चीज़ को रेस्ट करेंगे। अगर हम वो नहीं करते तो वो माल फंक्शन करेंगे। वेन न्यूरॉन्स कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, अगर वो फंक्शन नहीं करते इट कि इट अफेक्ट्स द पर्सनस बिहेवियर, तो ये उस पर्सन के बिहेवियर को अफेक्ट करेगी, एंड इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन देयर परफॉर्मेंस, उसकी मैक्सिमम उसकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आएगा। Ultimately, certain stages of the sleep are needed for the regeneration of the neurons in the cerebral cortex। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है आपका, जो आपका ब्रेन है ये एक क्यूब ऑफ इसके मल्टीपल यानी कि मिलियंस जो हैं वो न्यूरॉन्स आ रही होती हैं। डंप होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इसके अंदर कोई मस्कुलर सेल्स हैं, बल्कि वही न्यूरॉन्स ही हैं, लेकिन उनके एक अच्छा खासा मैस जो है वो कलेक्टेड होता है, सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। अब हम आपके पास जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसकी अंदर न्यूरॉन्स जो होते हैं उनकी रीजनरेशन की बात कर रहे हैं, उनके जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं। वाइल अदर स्टेजेस ऑफ द स्लीप जो है वो सीम्स टू बी यूज्ड फॉर्मिंग न्यू memories and generating the new synaptic connections। आज सिनेप्टिक कनेक्शन अब कौन सी चीज़ है, ये हमने सिनेप्स पढ़ा था जहाँ पे आपके पास केमिकल मैसेंजर्स एक न्यूरॉन से निकलते थे और एक गैप के अंदर आ जाते थे, फिर वो जाके ट्रिगर होते थे दूसरे
न्यूरॉन को ट्रिगर करते थे बाय अटैचिंग ऑन देयर एक्टिव साइट्स, आपका या रिसेप्टर साइट्स पे कहीं वहाँ पे अटैच होते थे और फिर वो अगले न्यूरॉन के अंदर एक मैसेज भेजते थे. Since the since the brain is actively working all the time, ये सारे टाइम्स के अंदर ब्रेन जो है वो एक्टिवली वर्क कर रहा होता है. when one is awake, जब कोई उठ जाता है तो ब्रेन जो है वो एक्टिवली वर्क कर रहा होता है. आफ्टर अ सर्टेन टाइम द स्लीप न्यूरॉन्स स्टार्ट टू गेट टायर्ड. थोड़ी ही देर के बाद जो स्लीप न्यूरॉन्स होती हैं वो थकना शुरू हो जाती हैं. दिस अफेक्ट्स द ब्रेन इन मैनी वेज, इंक्लूडिंग ट्रबल कंसंट्रेटिंग. जैसे अब आप ड्राउजी फील करते हैं तो आपकी तवज्जो नहीं जा पा रही होती एजुकेशनल एस्पेक्ट पे, तो रीज़न क्या होती है? बिकॉज के स्लीप न्यूरॉन्स आपको अब सपोर्ट नहीं कर रहे, वो थक चुके हुए हैं. फिर डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग एंड हैविंग ट्रबल रिमेंबरिंग के अंदर, तो मेमोराइज भी नहीं होता. तो ये एक जो है ना स्लीप की नीड को डिस्कस किया थारोली के रीज़न हमें क्यों चाहिए होती है, स्लीप चाहिए ही क्यों होती है. अब उसके अंदर ये है कि हम दो डिफरेंट तरीके से वो कहते हैं कि ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर्स एंड ब्रेन ऑफ द स्लीपिंग बेबी एंड फुली अवेक इंडिविजुअल फ्रॉम द चार्ट. तो ज़ाहिर है अब एक बच्चे का जिसके अंदर बेबी का इसलिए कह रहे हैं बिकॉज देयर इज़ अ लिमिटेड कनेक्शन, न्यूरल्स कनेक्शन होंगे. देखो एक कॉमन पर्सन है जो कि बिल्कुल हेल्दी इंडिविजुअल है, तो पॉसिबल है उसका सब कॉन्शियस की वर्किंग में और उसके जो एमआरआई का चार्ट है वो आपको नॉर्मल ना मिले, उसमें वर्किंग कुछ शो हो जाए. फिर होता क्या है कि आप इसको बेबी को देखें कि बेबी का जो ब्रेन था वो एक सिंपलेस्ट ब्रेन होगा स्लीपिंग फॉर्म में. ओके, कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन द एमआरआई स्कैन ऑफ द ब्रेन ऑफ द स्लीपिंग बेबी एंड फुली अवेक. फिर आपने कंपेयर करने ऑब्जर्व क्या किया? ड्यूरिंग द रेस्ट द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन आर नोन एज द मोड नेटवर्क. ठीक है, जो आपके पास डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क होता है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ अपनी एग्जिस्टेंस में रहती है, उसको डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क में शो अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ द एक्टिविटी. तो उनके अंदर एक ख़ास पैटर्न ऑफ एक्टिविटी एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. ड्यूरिंग डीप स्लीप, जब आप एक मतलब स्लीप खाली नॉर्मल वाली एक होती है कि जिसके अंदर आप अभी स्लीप डीप में जा रहे होते हैं, लाइक अगर आपको कोई आवाज़ दे जाता है तो उस टाइम पे आपको अगले बंदे की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, बट यू आर नॉट सो कॉन्शियस कि आप उसको रिप्लाई कर सकें, तो वो डीप स्लीप नहीं होती है, राइट. वो एक मतलब स्लीप साइकिल के अंदर वो चीज़ होती है जहाँ पे आप ऑडिटरी नर्व इम्पल्स को कहीं ना कहीं सुन रहे होते हैं. ठीक है. तो वो जो है ना डीप स्लीप नहीं होती. तो वो कहता है जब आप बिल्कुल गहरी नींद में होते, जब आपको पता भी नहीं होता, इवन आप जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो आपको इम्पैक्ट भी नहीं कर रहे होते, तो उस टाइम के द पार्ट ऑफ द डीएमएन जो कि डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द ब्रेन फॉल्स आउट ऑफ द सिंक्रोनाइज विद अदर पार्ट्स ऑफ द डीएमडी. तो देखा ना, ये इसका एक तरह से जो डिफ़ॉल्ट ब्रेन का सेल्स है वो उनका कनेक्शन जो है वो बाकियों से मिल ही नहीं पा रहा होता. जैसे सब कॉन्शियस आप सादे लफ्ज़ों में कहें कि वो डीएक्टिवेट स्टेट में चला जाता है. ठीक है ना, वो बाकियों के साथ इन कंटेक्ट नहीं होता, या दूसरे लफ्ज़ों में कॉन्शियस माइंड के साथ नहीं होता. हेलो, आवाज़ आ रही है सर, मुझे? जी सर, आवाज़ आ रही है. ओके. अब इन नॉर्मल पर्सन स्लीप इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेजर फेजेस. देखा ना कि नॉर्मल पर्सन के अंदर जो स्लीप साइकिल है वो दो फेजेस में डिवाइड किया गया. ईच फेज इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू साइकिल्स. तो फर्स्ट फेज इज़ नॉन रैपिड आई मूवमेंट. ठीक है, जिसमें आपको जस्ट एक यानी कि आप कहें कि नॉन रैपिड वे में आई की मूवमेंट चल रही होती है, बिल्कुल धीमे धीमे जैसे गनूद की तारी हो रही होती है आपको. एंड द सेकेंड रैपिड आई मूवमेंट. अब रैपिड आई मूवमेंट में क्या सीन होगा देखते हैं. नॉन रैपिड के लिए क्या होता है? द टिपिकल प्रोसेस ऑफ फॉलिंग स्लीप बिगिनस विद द स्टेज कॉल्ड द नॉन रैपिड आई मूवमेंट. इसमें आप ड्राउजी फील जो करें ड्यूरिंग दिस स्टेज ब्रेन वेव स्लो डाउन हो जाती है. वही बात आ जाती है कि जो आपकी कॉन्शियस माइंड की स्टेट थी जो कि बीटा स्टेट ऑफ माइंड होती है, दैट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अल्फा स्टेट ऑफ माइंड जो कि नॉन रैपिड जो है वो आई मूवमेंट की है. और फिर स्टेजेस ऑफ द नॉन रैपिड मूवमेंट में क्या होती हैं? ये कौन सी स्टेजेस में होती हैं? दी स्टेजेस इंक्लूड द N1, N2 एंड N3. ठीक है. सर, ये जो स्टेजेस N1 N2 N3, ये याद करना है सर, इस तरह वैसे
इतनी डेप्थ में वो लिखने के लिए तो हमें नहीं देते, बस वैसे मेमोराइज कर लूं। बस एक या दो बार इसको पढ़ लें, कोई रट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने हमेशा हर पीबीए के जो पोस्ट लैब क्वेश्चंस होते हैं या पीबीए की असेसमेंट का जो सैंपल गिवन होता है, आपने उसको रटा लगाना है, इनको नहीं पढ़ना आपने ज़्यादा। ओके। इसको हम इसलिए देख रहे हैं कि हमारे सब कॉन्शियस के अंदर कहीं ना कहीं एक स्केच हो कि भाई ये क्या चीज़ है, क्योंकि इसका मेथड और ये चीज़ें पढ़ेंगे तो ही ज़ाहिर है प्रैक्टिकल की आगे परफॉर्मेंस को होगा ना। तो हम बस ये तो जनरल नॉलेज के तौर पर ले रहे हैं चीज़ें। यस सर। ओके। तो स्टेज वन, N1 है, N2 है और N3 है, ठीक है। तो इन एडल्ट्स N1 ऑफ द नॉन रैपिड आई मूवमेंट फेज इज कंसिडर्ड टू बी द ट्रांजिशन स्टेज। इसको ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं बिटवीन अवेक एंड स्लीप। यानी ये अब आप बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में डाउन हो रहे हैं स्लीपिंग के लिए। स्टेज N2 इज द लाइट स्लीप वेयर थ्रू आउट द ड्यूरिंग स्लीप पीरियड के अंदर ड्यूरिंग दिस मसल्स रिलैक्सेशन अकर्स, द हार्ट रेट स्लोज डाउन एंड द टेम्परेचर। दूसरे लफ्ज़ों में ये अल्फा स्टेट का जो है ना वो स्टेज शुरू होने वाली स्टेज, जिसके अंदर टेम्परेचर फॉल डाउन कर जाता है, हार्ट रेट भी स्लो डाउन हो जाता है, आपकी सारी फंक्शनिंग, आपकी पूरी बॉडी एक रिलैक्स स्टेट में आने लग जाती है। दिस इज़ व्हेन द ब्रेन इज़ प्रिपेयरिंग टू इंटर इनटू द डीप स्लीप। अब आप अगली स्टेज के अंदर जाना शुरू करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से दैट इज़ द गैमा और जीटा स्टेट जिसको हम बोलते हैं। वैसे अल्फ़ा बीटा थीटा स्टेट में शायद डीप स्लीप होती है या दूसरी साइड पे उल्टा रिवर्स केस है। वैसे अल्फ़ा सुकून की केस होता है, दूसरा स्टेप जो होती है जो कॉन्शियस होता है वो बीटा स्टेट ऑफ माइंड होती है। खैर एनीवेज हम आगे देखते हैं कि इनके अकॉर्डिंगली क्या क्लासिफिकेशन है। फाइनली द स्टेज 3 कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज डेल्टा, देखा ना, डेल्टा और स्लो वेव स्लीप। डेल्टा स्लीप होती है और थीटा होती है कॉन्शियस की एक्टिव स्टेट। तो डेल्टा स्टेट होती है जिसमें आप अल्फा से डेल्टा में चला जाएगा, ये ऊपर वाली अल्फा स्टेट होगी, दूसरे नंबर वाली, which mostly takes place in the first third of the night sleep। यानी कि फर्स्ट थर्ड ऑफ द नाइट, यानी कि आपके जो रात के हिस्से हैं, तो हम्म। पहले पहर में जो डीप स्लीप होती है, जब आप शदीद थक चुके होते हैं, अभी आपने दोबारा स्टार्टअप नहीं लेना होता उसका मॉर्निंग टाइम का, तो उस टाइम पे आपको जो सबसे पहले शदीद थकन के बाद आपको सवेर किस्म की रिलैक्सेशन चाहिए होती है, तो उस टाइम पे हम इसमें चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ड्यूरिंग N3 वन इज़ कंसिडर्ड टू बी द डीप और डेल्टा वेव स्लीप, ठीक है। ड्यूरिंग मोस्ट स्टेजेस ऑफ द स्लीप thalamus becomes quiet, letting you tune up या ट्यून करें आउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड। एक्सटर्नल वर्ल्ड को ट्यून करने के लिए आपका थैलेमस जो होता है वो थोड़ा क्वाइट हो जाता है। अब दूसरा क्या है जी जिसके अंदर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, हैज़ द टॉनिक एंड phasic components to characterize its influence on the sleep. The phasic part of the rapid eye movement sleep has been identified as the sympathetically, सिंपैथेटिकली ड्रिवन स्टेट। हाँ sympathetically कौन सी चीज़ होगी भाई? बस पता नहीं सर, मुझे तो सिंपैथी का पता है, नहीं नहीं सिंपैथेटिक नहीं नहीं मुझे नहीं, नहीं पता। सिंपैथी हर टाइम पे वही जागी होती है। ये दो तरह के सिस्टम्स होते हैं आपके पास, एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जिस तरह आपका सिस्टम होता है कि वॉलेंट्री सिस्टम होता है और इनवॉलेंट्री होता है ना, कि जो तो इन सर सिंपैथेटिक वॉलंटरी हुआ। ये कोई वन लिंक्ड होता है, आई एम नॉट डैम श्योर टू क्रॉस अ बॉर्डर लाइन, अगर मैं सीधी बात करूँ तो मुझे एग्जैक्ट इसका नहीं पता, लेकिन सिंपैथेटिक कुछ फंक्शन होते हैं जो आपके एट द टाइम ऑफ फाइट एंड फ्लाइट जो आपको इन अनकंट्रोल्ड सिचुएशन के अंदर एकदम से आपके अंदर आ जाते हैं, तो उसको कह सकते होंगे। अभी ये भी पता लग जाएगा, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसने डिस्कस किया होगा। The phasic part of the rapid eye movement sleep is identified as the sympathetically driven state, which characteristically consists of the rapid eye movement as well as the respiratory variations, so variability and the muscle twitches. The sleep cycle first start with the, वही अगेन से जो कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट से शुरू होता है और फिर फॉलो करता है रैपिड आई मूवमेंट को। ड्यूरिंग एन 8 आवर स्लीप, अगर जब 8 घंटे की नींद पूरी करनी हो उस केस में ब्रेन गोज इन एंड आउट ऑफ द, यानी कि
रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के अंदर, पीरियड ऑफ द 4 to 5 टाइम्स, यानी कि इस पीरियड के अंदर आपका जो ब्रेन है वो 4 से 5 दफ़ा इस केस में जाता है रैपिड आई मूवमेंट स्टेट में। ठीक है। और ये क्या होता है ड्यूरिंग द रैपिड आई मूवमेंट स्टेट, क्या होता है कि थैलेमस इज एक्टिव, थैलेमस एक्टिव होता है, सेंडिंग द कॉर्टेक्स इमेजेस, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उनकी बात कर रहे हैं, साउंड एंड अदर सेंसेशन दैट फिल आवर ड्रीम्स। जैसे इसकी बिल्कुल सिंपल वे में ये है कि आपके ब्रेन्स को, बाद दफ़ा आप किसी की आवाज़ सुन रहे होते हैं अपनी रियल वर्ल्ड के अंदर, और वो आप लिंक कर रहे होते हैं थ्रू योर ब्रेन। तो इसका मतलब क्या होगा, एट द सेम टाइम आपका ब्रेन पहुंचा हुआ है रैपिड आई मूवमेंट स्टेट के अंदर, और वो अभी एन वन स्टेज पे भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके ऑडिटरी सिग्नल्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन आप एक ड्रीम की स्टेट में। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो जो रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप है वो बेसिकली एक जो कि सेंडिंग ऑफ कॉर्टेक्स इमेजेस सेंड किए जाते हैं, आवाज़ें भेजी जाती हैं, और सेंसेशन भी इसी के अंदर होती है। सो मल्टीपल टाइम्स योर जो ड्रीम्स होते हैं दैट इज एसोसिएटेड विद द आरईएम। क्लियर? यस सर। अब हम ज़रा देखते हैं नेक्स्ट उसको। ये वाला तो हमारा क्लियर हो गया है, अब इसको हम, तो बस यही था। उसने हमें इमेजेस दिखाए हुए हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। इसके अलावा है कोई? नहीं, वेट, ये एक मेरे ख्याल से ऐसे मैं तो अपनी बुक से कर रही हूँ सर। हाँ, इसके बाद बस खत्म है, इसके बाद अपने ये 6 सवाल। हम्म, आप ज़रा इसको देखें ना, ये देखें रैल्म स्लीप, जो आपकी रैपिड आई मूवमेंट जो स्लीप है, रैम स्लीप, इसको इसके अंदर आप देखें तो डार्क एरियाज बहुत ज़्यादा है, रेंडमनेस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, फंक्शनिंग एबिलिटी जो है वो ज़्यादा चल रही है इधर। ठीक है। ऊपर भी देखें ना, पहले सॉरी इसमें देखें, वेक के अंदर देखें, वेक के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है ना, यस सर। और स्लीप के अंदर क्या है, सर चीज़ें इतनी डिस्टर्बेंस सेटल डाउन नहीं। हो गई हुई हैं, राइट, सुकून की यस ज़िंदगी सर। नज़र आ रही है आपको। अवेक के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स अगेन से हाईली एक्टिव है। इधर एक्टिविटी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में थोड़ी कम हो रही है, पैचेस फ्रंटल, ये देखें ना, फ्रंट मेमोरी है ये आपका, एक तरीके से कॉन्शियस माइंड आपको कहें, जहाँ पे आपकी डिसीजन पावर्स चल रही होती हैं। जब आप अवेक होते हैं तो ये ब्रॉडर लेवल पे होता है। अगर यहाँ देखें तो ये उसमें कम हो गया है इसकी फंक्शनिंग, और इसका ओवरऑल एरिया जो है वो लेस हो गया है। तो डीप स्लीप में तो ये चीज़ें कम हो ही जाएंगी। यहाँ पे जो है अवेक में ये चीज़ वर्किंग में ज़्यादा है, फिर नॉर्मल स्लीप में ये कम हो रही है, डाउन हो रही है, सेटलिंग डाउन। और फिर जब आपका एक तरीके से ब्रेन उसमें होता है, यानी कि ड्रीम की स्टेट के अंदर, तो हो सकता है नेचुरल तौर पर, ये तो ब्रेन की हालत है ना, ब्रेन के सिग्नल्स हैं, हो सकता है आप यानी कि स्पिरिचुअलिटी में आप कहीं किसी और रैल में पहुँचे हुए हों। क्योंकि देखो अल्लाह ने कुरान पाक में तो यही कहा है ना कि मैं, जब आप नींद में होते हैं तो आपकी रूहें जो हैं वो निकाल ली जाती हैं, और फिर जिन जिन लोगों का टाइम इस दुनिया में मज़ीद बाकी होता है उनको उनकी रूहें दोबारा लौटा दी जाती हैं, और फिर वो अगला यानी कि एक साइकिल शुरू करते हैं। और देखो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एक वो कहें कि सिस्टम है, जिसमें हर बंदे की जो सो कॉल्ड जो आपकी सोल पावर है वो अगेन से उसको उसी को ही लौटाई जाती है। ऐसा नहीं होता कि उसकी पावरें किसी और के हवाले कर दी जाएं और आप उठें तो आप किसी और की बातें शुरू कर दें। तो ये एक सुपर आप कहें कि डिज़ाइंड सिस्टम है जो कि ऑटोमेशन पे लगा हुआ है बस। तो फिर नेक्स्ट उस पर आते हैं जी, हमारे पास पीबी में नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ एमआरआई। तो एमआरआई आपको पता है टेक्निक है जिसमें रेडियो वेव पैरामैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके किया जाता है। स्लीपिंग एमआरआई क्या होगा, जब आदमी सो रहा होगा, ठीक है, तो उसकी उसमें जो है आप चेक करेंगे तो नेम द सम ब्रेन डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं, ये वही स्नोरिंग एट नाइट, और उसके बाद नाइट टेरर, नाइट सी, सेंट्रल स्लीप एपनिया, रैपिड आई मूवमेंट, ये सारे आ जाएंगे। डिफाइन एमआरआई ऑफ द हेड। एमआरआई ज़ाहिर सी बात है हेड का वो इमेज है जिसके अंदर आप नॉन इन्वेसिव तरीके से ब्रेन की इंटरनल स्ट्रक्चर को या न्यूरोनल फंक्शंस को आप देख रहे होते हैं, तो उसकी इमेज होती है ये। ठीक है, दिस टेस्ट इज आल्सो नोन एज द ब्रेन एमआरआई और द क्रेनियल एमआरआई। व्हाट इज मीट बाय रैम स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट जो है इज़ द स्टेज ऑफ द स्लीप वेयर मोस्ट ड्रीम्स हैपन।
Its name comes from how your work your eyes move behind your eyelids, यानी जिसको आप कहें रैपिड आई मूवमेंट में एक तो आपके डायरेक्टली जो फिजिकल आंखों पे क्या इम्पैक्ट आता है वो बताएगा, वाइल ऑन द अदर हैंड एसोसिएटेड विद द ब्रेन लिंकेजेस। रैपिड आई मूवमेंट में क्या होता है, स्टेज जिसके अंदर स्लीप मूवमेंट वेयर द ड्रीम्स हैपन, अगेन से फिर वही बात आ जाती है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। उसने क्लियरली पहले नहीं लिखा था लेकिन अब उसने क्लियर वर्ड में लिखा है। इट्स नेम कम्स फ्रॉम हाउ योर आइज मूव बिहाइंड योर आईलिड्स। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपकी आंखें खुली होती हैं। आपने आंखें बंद की हुई हैं ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन उसके बिहाइंड में आप एक आंखों से एक इमेजेस जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भेजे जाते हैं, उन इमेजेस को देखने के लिए आपकी आइज़ तो मूव कर रही हैं। आइज़ को तो वो इमेज या वो विंडो ओपन हो चुकी है जो मल्टीवर्स में कहीं और आप पहुंचे हुए हैं गालबन, तो आप उसको भी तो विजुअलाइज कर रहे होते हैं ना। तो विजुअलाइजेशन का सोर्स तो हमारा ये इन्फॉर्मेशन को गैदर अप करने का सोर्स तो हमारा आइज़ ही है। भले ही वो पर्दे डाउन हैं लेकिन स्टिल आइज़ की मूवमेंट हो रही होती है व्हेन यू आर ड्रीमिंग। ड्यूरिंग द रैपिड आई मूवमेंट स्लीप योर ब्रेन एक्टिविटी लुक्स वेरी सिमिलर टू द ब्रेन एक्टिविटी व्हेन यू आर अवेक। और जब आप यानी कि बिल्कुल जाग रहे होते हैं तो मैंने आपको जैसे बताया बच्चे, हम ज़रा एक मिनट इसको थोड़ा कंपेयर कर लें ना तो आपको फील होगा। ये देखें आप ज़रा, ये अवेक की एक्टिविटी चेक करो, ठीक है। ओ सॉरी, ये क्या ये वाली अवेक की रैंडम तरीके से आपके पास वो पड़ी हुई, या इसको देख लें जहाँ पे आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है उसके साथ साथ ये फ्रंटल लोब जो है फोर ब्रेन आपका हाईली एक्टिव होता है। तो इधर भी देखें तो आप कहें कि वो कह रहे हैं कि आपको फोर ब्रेन का रीजन अगेन से हाईली एक्टिव स्टेट में देखा गया, या इन अदर वर्ड इसके अंदर सुकून की हालत कम और डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। तो यही चीज़ वो कह रहे हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द रैपिड आई मूवमेंट स्लीप योर ब्रेन एक्टिविटी लुक्स वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द वेक। रैम स्लीप जो है मेक्स अप अबाउट 25% ऑफ योर टोटल टाइम ऑफ स्लीप। तो ये तकरीबन 75% चांस होती हैं कि आप ड्रीम ना देखें, 25% चांस होते हैं कि आप ड्रीम देख लें। जैसे कि अगर आप सोते हैं आप यानी कि जैसे कि 5 आवर्स की स्लीप है, आप अगर शॉर्ट टर्म में कर रहे तो फिर बहुत कम ही चांस है कि आप ड्रीमिंग स्टेट में आ जाओ। और अगर जाओगे भी सही तो बिल्कुल शॉर्ट इंटरवल के लिए जाओगे। और फिर क्या कहते हैं कि व्हाट आर द फोर स्टेजेस ऑफ द स्लीप, क्या होती है N1 N2 N3 और रैम स्लीप। N1 में अगर आप ड्राउजी फील कर रहे हो तो ठीक है, वो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है। और फिर उसके बाद क्या होती है N2 स्लीप होती है जिसमें अ बिट मोर डीपर स्टेट ऑफ योर मेंटल सुकून आप कहें। और N3 के अंदर मोस्ट डीप स्टेट पे चले जाते हैं। और फिर आती है ड्रीम स्टेट जिसमें अगेन दोबारा आपकी आइज़ जो हैं वो हाईली मूवमेंट स्टेट में आ जाती हैं और दोबारा से वर्किंग इनकी फास्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट लैब क्वेश्चन एरिया प्रैक्टिस शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड सर टू। अगर आप वो शेयर करें ना स्क्रीन, तो मुझे नजर नहीं आ रही आपकी स्क्रीन, अगर नहीं। ओके बेटा, ये अब स्क्रीन होपफुली आपको नज़र आ रही होगी, हम देखते हैं। व्हाट इज़ अ पोटेंशियोमीटर? A potentiometer is an electrical apparatus used for the precise calculation of a small potential difference and मज़ीद क्या लिख रहा है ये साइड पे? एंड टू एनालाइज द To ईएमएफ ऑफ analyze the द EMF of अवेलेबल the available primary प्राइमरी सेल। cells। देखो आपके पास अगर थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, आप ये वाले स्ट्रक्चर को देखें ना, यहाँ पे यहाँ बच्चे एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो बैटरी या सेल लगा हुआ है उस पे ऊपर लिखा हुआ है अननोन। इसका मतलब क्या है कि आप इस अननोन की रेजिस्टेंस और अननोन की ईएमएफ को, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। मोर ओवर इसकी जो एक ही टेक्निक होती है यहाँ अप्लाई करने की, ये जो पॉजिटिव रिकॉर्ड एंड भी है, हो कर रहे हैं ना आप? कर रहे हैं रिकॉर्ड बच्चा। ओके। ये जो इसका पॉजिटिव एंड है ना, ये देखिए आप, इस बैटरी का पॉजिटिव एंड है ना, जाहिर है कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वन साइड विल बी द पॉजिटिव वाइल अदर वन विल बी द नेगेटिव, राइट। सो इन सच सॉर्ट ऑफ द पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, आप जो सर्किट बना रहे होंगे, you have to put the positive side of the unknown EMF of the potential difference जो भी होगा
उसकी अननोन ईएमएफ वाले की जो पॉजिटिव साइड होगी, यू हैव टू अटैच द पॉजिटिव साइड टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द बेस लाइन बैटरी। जो आप एज अ सर्किट के अंदर मेजर बैटरी के तौर पर लगा रहे होंगे, वो उसकी पॉजिटिव साइड और जो ईएमएफ आप कनेक्ट कर रहे हैं उसकी पॉजिटिव साइड एक साथ हो। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये कहीं ना कहीं आपके गैल्वानोमीटर को बैलेंस करेंगे करंट फ्लो के अंदर, अपोजिशन के अंदर। और फिर जहाँ पे वो गैल्वानोमीटर की रिफ्लेक्शन ज़ीरो पे जाएगी तो वो वैल्यू हम नोट कर लेंगे सिंपल। और उसके बाद उसको, परफेक्ट। वो लेंथ ऑफ द की हम फाइंड कर लेंगे या जो भी होगा। तो उसके बाद हम फिर वैल्यूज पुट करने के बाद हम सिंपल उसको रेशो के साथ निकालेंगे, फार्मूला जो कि गिवन है। तो बात क्या है कि आपने एक तो यहाँ भी एक सेल लगाना है जो कि अननोन होगा, एक उधर नॉन वाला पड़ा होगा। और इनका कंपैरिजन या इनकी अटैचमेंट का तरीकाकार ये होगा कि एक पॉजिटिव एंड से है और दूसरी भी बैटरी पॉजिटिव एंड से है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं दोबारा यहाँ पे। तो पोटेंशियोमीटर आपको क्लियर हो गया ना? हम्म। प्रिंसिपल क्या है? फॉर अ कांस्टेंट करंट, द fall of potential in a wire is directly proportional to the wire's length। यानी कि पोटेंशियल कितना फॉल करेगा? जितनी ज़्यादा लेंथ की यानी कि वायर की लेंथ है। इसकी सिंपल हम्म। एग्जांपल ये है बेटे कि अगर आपका घर, ट्रांसफार्मर जो गली में लगे होते हैं टावर्स बिजली के, उनके ऊपर ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि वोल्टेज को स्टेप अप कर लेता है, वोल्टेज ड्रॉप को। तो जाहिर है अगर घर दूर होगा, बहुत दूर होगा आपका, तो लाजमी सी बात है कि वो लेंथ के अंदर, वायर की लेंथ के अंदर ज़ाया हो जाएगा ना कुछ, तो उसका अपना वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है ना, क्योंकि उसको रुकावट मिलेगी फ्लो ऑफ करंट में। ठीक है। तो वो यस क्या सर। है कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल ड्रॉप। इसकी सिंपल एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो अगर आप डायरेक्ट अपने चार्जर मोबाइल को प्लग इन करते हैं स्विच के अंदर, तो उसकी चार्जिंग स्पीड को ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द सिचुएशन कि अगर आप एक एक्सटेंशन यूज़ करके करते हैं। रीज़न क्या है कि एक्सटेंशन में वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। ठीक है। हम्म। ये हम्म। सिंपल चीज़ है, मैं आपको बस इसमें पकड़ा। तो नेक्स्ट है जी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है उसकी वायर की करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? कि एक तो वो वायर कहीं मोटी पतली नहीं होनी चाहिए, वो एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए उसका। बस ये इसको ऐसा ही मेमोराइज करो, ठीक है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी कि विच मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर द पोटेंशियोमीटर वायर के लिए। तो इसके लिए कौन सा मटेरियल जो है वो आपको यूज़ करना है? हेलो इज अ हाँ, कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट टेन। मैगनी ये मैं, हाँ मैगन। are used to make the potentiometer wires because they have large, अगेन से वही वाली सारी करेक्टरिस्टिक जो ऊपर आपने देखी हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। जी सर। व्हाट विल result in cross section area of the potentiometer wire in the non uniform। यानी कि अगर पोटेंशियोमीटर जो वायर है उसका एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं वो मोटी है कहीं पतली है वायर, तो what will impact it will create on the potentiometers value determination, या आप कहें कि उसके फंक्शनिंग पे क्या। तो potential difference across the wire will not proportional to its length। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि अब एरिया भी इम्पैक्ट कर रहा है, पहले तो वो लेंथ के प्रोपोर्शनल था। क्यों? क्योंकि एरिया सेम था, कांस्टेंट रख रहे थे। देखो आपके पास जो फार्मूला होता है ना बच्चे, वो बिल्कुल मैं एक यहाँ पे ऐड कर दूँ। यहाँ देखें बेटे, जो आपकी रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम्म। इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को जब आप ख़त्म करते हैं तो ये होती है रो एल ओवर ए। अब यहाँ पे ये तो एक कांस्टेंट है जिसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। यहाँ देखें रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो जितनी आप लेंथ बढ़ाएंगे रुकावट या रास्ते में पोटेंशियल ड्रॉप उतना ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्योंकि उतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। हम्म। अब वो कह रहा है कि आप ये एरिया, अगर आप यहाँ पे एरिया हमने कांस्टेंट रखा और रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, तभी ये एल के डायरेक्ट बनती है, ठीक है। हम्म। अगर एरिया ही हम वेरी कर दें तो क्या ये फिर डायरेक्ट रहेगा? नहीं रहेगा। जहाँ पे एरिया कम होगा उधर रुकावट और होगी, जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा उधर रुकावट और हो जाएगी ना। जी सर। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लेंथ के नहीं साथ डायरेक्टली होगा प्रोपोर्शनल नहीं प्रोपोर्शनल। रहेगी फिर, ठीक है ना।
यस सर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियोमीटर का क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ को कहते हैं वायर के अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। यानी विद द इंक्रीज इन लेंथ पोटेंशियल कितना ड्रॉप करता है, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट मीन्स के स्लो डाउन, डिक्रीज और इंक्रीज होता है किसी भी वैल्यू के अंदर। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज मीन्ड बाय द ईएमएफ। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है ईएमएफ से मुराद। द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग विद सेल्स टर्मिनल। जब सेल की टर्मिनल जो है वो आप देखते हैं तो उस टाइम पे मैक्सिमम जो पॉसिबल वैल्यू होती है पोटेंशियोमीटर की, पोटेंशियल की, तो उसको हम कहते हैं ये ईएमएफ। यस सर। एंड व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होते हैं बेटे? टर्मिनल वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द सेल्स टर्मिनल व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज बीइंग टेकन फ्रॉम इट। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा तो वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाएंगे। यानी उनके टर्मिनल्स पे, उसके जो एंडिंग्स हैं वहाँ पे क्या वोल्टेज होगा उसको कहेंगे। नाउ व्हाट इज द बैलेंस पॉइंट इन द पोटेंशियोमीटर। बैलेंस पॉइंट वो होगा जब आपके पास गैल्वानोमीटर जो है वो अपनी डिफ्लेक्शन ज़ीरो कर देगा, बैलेंस पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। यस सर। और इसके बाद नेक्स्ट है, इसकी बात समझ आई है ना कि क्यों होगा बैलेंस मीटर। गैल्वानोमीटर जब ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो कराएगा, और गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन क्यों शो कराएगा, अगर आपको याद हो तो मैंने भी पोटेंशियोमीटर वाली स्ट्रक्चर के अंदर बताया आपको कि दोनों बैटरीज के पॉजिटिव एंड से आपने उसको कनेक्ट करना है। तो वो करंट एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो जो बड़े वाला होगा वो ज़्यादा करंट भेज रहा होगा, बैटरी वाला जो बड़ी बैटरी है वो ज़्यादा करंट भेज रहा है, छोटे वाला छोटा करंट भेज रहा है। बड़े वाली बैटरी का करंट हम मैनेज करते हैं थ्रू लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है ना। वहाँ पे हम लेंथ बढ़ा देते हैं तो करंट कम हो जाएगा बड़े वाले का ना। तो जब ये यस। दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं बैलेंस पॉइंट। व्हाट इज द यस सर। रीज़न बिहाइंड द नल पॉइंट। जब वो आपके पास गैल्वानोमीटर ज़ीरो आ जाएगा तो नल पॉइंट पे क्या रीज़न है, वो क्यों ऐसा हो जाता है? तो वो कह रहा है कि जी नल पॉइंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज द सेल ईएमएफ जो है वो बैलेंस करती है बाय पोटेंशियल वेरिएशन अलोंग अ कनेक्टेड लेंथ ऑफ द कनेक्टेड पोटेंशियोमीटर वायर। यस सर। हाँ, कि वो कनेक्टेड जो पोटेंशियोमीटर वायर होती है उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना अक्रॉस द लेंथ वो इक्वल हो जाता है। फिर नेक्स्ट तो बहुत है, वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज होता है ना, ईएमएफ। व्हेन टर्मिनल इज इक्वल टू ईएमएफ सेल, व्हेन टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू, तब इक्वल होगा अच्छा व्हेन करंट इज जीरो, तो तब ये दोनों नहीं, इक्वल ये हो यहाँ जाएंगे। पे ना बच्चे सुनो इसको, ये जो लिखा हुआ है ईएमएफ ऑफ द सेल जो है ना, टर्मिनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक सेल है उसको आपने सर्किट में नहीं लगाया, उसके दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल, तो उसका टोटल किसके इक्वल आएगा, उसकी ईएमएफ किसकी इक्वल होती है? तो वो होता है कि उसके अपने वोल्टेज के इक्वल होती है प्लस आई आर उसकी उसके अंदर जो फ्लो करता है ना करंट, और उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होती है सेल के अंदर वो इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। यस 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 यस, ये वो बात कर। ओके, लिख लिया मैंने इसके इन अदर ऊपर। वर्ड आई आर इज द इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप। ओके, और वी तो जो है तब ये, होगा जब वोल्टेज, वी हाँ जो है वन। वो वी जो है ये सर्किट के अंदर वोल्टेज ड्रॉप है। तो टोटल वोल्टेज जो ईएमएफ जो है वो दो तरह के वोल्टेज पे इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। यस सर। हाँ, यानी कि एक इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप और सर्किट के अंदर वोल्टेज ड्रॉप टोटल ईएमएफ की इक्वल आएगा। यस सर। ओके, आगे नेक्स्ट। सर नेक्स्ट है हमारा, हाउ डू यू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। हाँ, तो एक ही डिटरमिन कनेक्ट कर लेंगे और फिर दूसरे को लगा के चेक कर लेंगे, एक तरीका। ठीक है। कंपैरिजन के साथ। हाँ, तो उसमें से लेंथें वेरी करेंगी ना, एक की लेंथ और होगी बैलेंस करने के लिए, एक की लेंथ और होगी वेरी करने के लिए। अगर दोनों की लेंथ सेम आती है बैलेंसिंग पे, देखो ना ये वाला जो केस था, यहाँ देखो, इस केस में ये तो परमानेंट है। ठीक है, आपने एक दफ़ा इधर सेल लगाया, एक पहला, दूसरी बार फिर यहाँ दूसरा सेल लगाया,
तो दोनों अगर इसी जगह पर आके बैलेंस हो रहे हैं, लेंथ इनकी सेम बन रही है वायर की, तो फिर तो वो सेम है। अगर एक की लेंथ वेरी करती है, कम ज़्यादा करती है, फिर फार्मूले के अंदर जब L1/L2 की वैल्यूज पुट करेंगे तो वो वेरी कर जाएगा। सही है। यस सर। ओके। सर आगे है why is potentiometer preferred over a voltmeter for the calculation of EMF? अच्छा ये कह रहा है कि सर जी पोटेंशियोमीटर पता को नहीं हम क्यों। क्यों प्रेफर करते हैं ओवर अ वोल्ट मीटर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ। देखो, जो वोल्ट मीटर होता है पहले उसका भी फंक्शन हमें पता हो, वोल्ट मीटर भी वोल्ट मेजर करता है, पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल या वोल्ट मेजर करता है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि हम पोटेंशियोमीटर को क्यों फेवर करते हैं। द पर्पस ऑफ मेजरिंग ईएमएफ एक्यूरेटली, नो करंट शुड बी टेकन फ्रॉम द सेल। तो लाजमी सी बात है कि आपको जब पोटेंशियल ईएमएफ जब फाइंड आउट करनी होती है तो उस टाइम पे सर्किट के अंदर से कोई या सेल के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। तो जब वोल्ट मीटर की से आप अटैच करते हैं तो वो सर्किट से फ्लो करवाता है, तभी वो डिफ्लेक्शन शो करवा रहा है। जबकि पोटेंशियोमीटर में क्या होता है कि इसके दौरान आपका जो करंट होता है वो ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि वो पोटेंशियोमीटर मेजर्स द ईएमएफ करेक्टली। वो सिर्फ करेक्टली तौर पर मेजर कर रहा होता है ईएमएफ को, यानी वो ऐसा नहीं होता कि ड्रॉन कर ले, क्योंकि वो एक सर्किट को एक साइड से करंट जो फ्लो होता है दूसरी साइड से आने वाले को ब्लॉक करता है। देखे ना, ये अगेंस्ट ये स्ट्रक्चर है, ये मतलब जी ये देखें, ये पॉजिटिव से नेगेटिव इधर यूं आ रहा है करंट, देख रहे हो। यस सर। ये इधर से होता हुआ फिर ये पॉजिटिव से नेगेटिव यूं आ रहा है, ठीक है, इस सर्कल में। और इधर वाला पॉजिटिव से नेगेटिव यूं चलेगा ना, यूं उल्टा। यस तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को वहीं रास्ते में रोक लेंगे, तो सेल के अंदर से कोई करंट पास ऑन नहीं होगा। जब अंदर से पास ऑन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्यूरेट मेजरमेंट आपको देगा। जी। what can be the reason for the one-sided deflection in a galvanometer? The हाँ, इसका मतलब primary या तो जी, गैल्वानोमीटर अगर आपका, देखो ये वाला गैल्वानोमीटर, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये गैल्वानोमीटर है। अगर ये वन साइड डिफ्लेक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब या तो ये वाली बैटरी कनेक्ट नहीं है या ये वाली बैटरी कनेक्ट नहीं है, कनेक्शन उसका ठीक नहीं है। बात समझ आई। बिल्कुल ये तो आपने बता दिया। हाँ, और डिफलेक्ट। what are the applications of a potentiometer? तो ये दो साइड Compare the ईएमएफ भी कर सकती है और रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करवा सकते हैं। यस सर। और मेजर भी कर सकते हैं ईएमएफ, कंपेयर भी कर सकते हैं हाँ, सर, हम हो बस गया चांद है पे भी पहुंच सकते हैं इसको इस्तेमाल करते सर। बिल्कुल सर। हुए, कौन लग सा? जाए